सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हो कि वर्तमान में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका जो लेवल है वो काफ़ी हाई होता जा रहा है और जो क्वेश्चंस है उनमें भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। कहीं कथन कारण वाले क्वेश्चन है तो कहीं पर कौन से सही है, सुमेलित करने वाले तो खैर पहले ही आ रहे थे, लेकिन इनके पूछने का जो तरीका है ये बदल दिया है। मैं यहाँ आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कंटेंट नहीं बदला है, कंटेंट में तो बहुत कम बदलाव हुआ है। जो बदलाव हुआ है वो क्वेश्चन को पूछने के तरीके में हुआ है और इसी तरीके को ध्यान में रखते हुए मैं एक नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूं और ये जो सीरीज है आप विश्वास करें आपके एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ही सार्थक साबित होगी। ये स्मार्ट है। ये स्मार्ट मैं इस मायने में कह रहा हूं कि आपको इतना नहीं पढ़ना, इतना पढ़ना है, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है वो बातें आपको ध्यान रखनी है। आप जानते हो प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में करंट जीके और स्टैटिक जीके का जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है। इनका जो वेटेज है बढ़ता जा रहा है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो जनरल जीके भी आता है उसमें कहीं ना कहीं आपको करंट जीके की छाप मिलती है। यदि हम एक स्ट्रेटजिकल तरीके से, रणनीतिक तरीके से तैयारी करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं जो सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूं वो करंट और स्टैटिक जीके से संबंधित है, न्यू पैटर्न पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये मैं इसलिए कह रहा हूं अब वो जमाना गया कि आप ऑब्जेक्टिव पढ़ें और काम निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो मैं यहां इस क्लास में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगा जिसका संबंध करंट और स्टैटिक जीके से होगा, जिसके एग्जाम में आने की 100% संभावना होगी और स्मार्ट वे से लेकर आऊंगा उनको। थ्योरी भी करेंगे क्योंकि ये जरूरी है नए पैटर्न के आधार पर। इसके साथ साथ उससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं और जो बने हुए हैं उन पर मैं आपसे बात करूंगा। तो इसका पहला पार्ट आपके सामने है, इसको एंजॉय करें और शानदार तरीके से इसको आगे लेके चलें, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पूरा साथ आपके साथ है। क्लियर? आइए, करंट एंड स्टैटिक जीके, इसकी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। न्यू पैटर्न पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में 100% आएंगे। आप विश्वास करें 100% आएंगे। बस उनका रूप जनरल जीके के रूप में भी हो सकता है, करंट जीके के रूप में भी हो सकता है, स्टैटिक जीके के रूप में भी हो सकता है। इसका पार्ट पहला है ये। कई टॉपिक्स मैंने आपको पहले बताए हैं, उनकी पुनरावृत्ति यदि समय की मांग हुई तो मैं करूंगा, लेकिन यहां मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, मैं पहले से आपको बताता जा रहा हूं कि भी हाल फिलहाल रामसर साइट्स, आप जानते हो इनकी संख्या में परिवर्तन हुआ है। राजस्थान में जो सिलीसेट झील है जो कि अलवर में है, उसको रामसर साइट्स में शामिल किया गया है, मैंने बताया हुआ है। दीपावली को अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने। यूनेस्को की बात जब भी हमारे सामने आई है वो एग्जाम के अंदर आई है, आप जानते हो इस बात को। दीपावली को अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया। यह भारत की 16वीं अमूर्त विरासत है। इस संबंध में यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। वंदे मातरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जानते हो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए, मैंने बताया था आपको। आप YouTube में जाके देख सकते हो उसको, पूरा कंटेंट उसके अंदर मैंने शामिल किया है। इसके अलावा वंदे मातरम की थीम रखी गई है 26 जनवरी 2026 के दिवस की। आप समझ सकते हो कितना महत्वपूर्ण बन गया। पद्म पुरस्कार, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस पर
वीडियो अपलोड किया है आपको, आप देख सकते हो विद क्वेश्चंस MCQ। वीबी जी राम जी पूरी डिटेल दी है आपको, इसी के नाम से है ये, आप देख सकते हो इसको। इसके अलावा एक जो सोमनाथ मंदिर है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई किंतु परंतु ही नहीं है। आप समझ सकते हो 1000 वर्ष पूरे हुए, अपने आप में बड़ी बात है। 75 वर्ष इसके निर्माण के पूरे हुए, कैसे क्या सब बता चुका हूं। आज जो मैं इस पहले पार्ट में लेकर आया हूं वो है फिनेंस कमीशन, मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई किंतु परंतु नहीं है, ये अपने आप में एक इंडिविजुअल टॉपिक है। कुछ बातें इसकी मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन यहां मैं जो आपको बातें बताने जा रहा हूं ये बहुत गंभीर बातें हैं, इनको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने। फिनेंस कमीशन, वित्त आयोग क्या काम करता है? केंद्र और राज्य के मध्य टैक्स का वितरण करता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। वित्त आयोग का काम क्या होता है कि जो हमारा टैक्स सिस्टम होता है, जो कर प्रणाली होती है, उसमें जो केंद्र के जो टैक्स होते हैं उनमें वितरण राज्यों के अंदर वितरित करना है, कितना परसेंटेज दिया जाए, क्या नई बात है, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो इसका जो आर्टिकल 280 में मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, RS 2007 में डायरेक्ट पूछा गया है कि वित्त आयोग का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है। यह तब पूछा गया था जब 13वें वित्त आयोग का गठन हुआ था, विजय L केलकर अध्यक्ष बने थे, तब पूछा गया था। ये समझ में आई बात सारी? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि करंट का संबंध जनरल जीके से होता है, स्मार्ट तैयारी कीजिए। इसीलिए मैंने यहां लगा दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूर आएगा आपके एग्जाम में किसी न किसी रूप में। 280 इसका गठन राष्ट्रपति करता है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसकी सिफारिशें भी 5 वर्ष के लिए होती है। इसका गठन पहले किया जाता है ताकि वो अपनी सिफारिशें तैयार करे, फिर रिपोर्ट दे, और फिर उसको एक 5 वर्ष डिसाइड होते हैं, उन 5 वर्षों में वो सिफारिशें मान्य होती है। यहाँ विशेष रूप से आपको एक बात ध्यान रखनी है जो कि कथन सत्य असत्य में आपको फंसा सकती है, वो ये है कि सरकार इन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान रखें, ये मूल बात है। सरकार इन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, मानना जरूरी नहीं है। ध्यान रखें ये चीजें। क्लियर? अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है वित्त आयोग के अध्यक्ष के संबंध में। ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन साबित होगा। अध्यक्ष कौन कौन से इसके अध्यक्ष बने हैं, मैं पुराने क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा। 14 वित्त आयोग हैं आपके सामने, वर्तमान में 16 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। पहला वित्त आयोग पता होना चाहिए, 15वां वित्त आयोग और 16वां वित्त आयोग पता होना चाहिए। यदि याद रखने की ताकत नहीं रखते हो तो ये 3 वित्त आयोग तो आपको हमेशा पता होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन यहां मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो 16 नाम है ये आपको याद होने चाहिए। याद का मतलब ये है कि यदि आप एक सावधानी से एकांत में चिंतन के फलस्वरूप यदि आप इसको 5 से 6 बार पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग में ये दर्ज हो जाएंगे और ऑप्शंस के आधार पर आप उसको क्लियर भी कर लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको लिख लिख के याद करो, और मैं सभी अध्यक्षों की बात भी नहीं करूंगा। जैसे मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो CJI है उनकी लिस्ट याद करो, 53 है, कहां से याद कर लोगे? RS 2021 में आ भी गया था वो क्वेश्चन। लेकिन रणनीति के तहत आपको यही कहूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, वो गलत हो जाएगा आपका। लेकिन जैसे ये 16 है, जैसे इसरो के हैं, इनके आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। तो पहला वित्त आयोग गठित किया गया था, इसके चेयरमैन थे KC नियोगी, 1952 से 1957। क्लियर होना चाहिए ये आपके एग्जाम के लिए। ये पहले वित्त आयोग का कार्यकाल क्या था? KC नियोगी इसके अध्यक्ष थे। दूसरे वित्त आयोग के K संथानम, तीसरे थे अशोक कुमार चंदा, चौथे थे PB राजकुमार, पांचवें थे महावीर त्यागी, छठे थे K ब्रह्मानंद रेड्डी, सातवें थे JM सालेट, आठवें थे YV चौहान,
9वें थे NKP साल्वे, 10वें थे KC पंत, 11वें थे AM खुसरो, 12वें थे C रंगराजन, 13वें थे डॉक्टर विजय L केलकर, 14वें थे YV रेड्डी। ये नाम याद होना चाहिए। मैं यहां आपको एक बात और क्लियर कर दूं, आप इसको एक बार समझते जाइए। इसकी जो PDF है, इसकी जो PDF है आपको मिल जाएगी। ये मिलेगी आपको राकेश मेहरा जीके क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर, यहां पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? वहां इसकी PDF मिल जाएगी, वहां इसको आप आराम से उतार सकते हो। ध्यान रखना, PDF को इकट्ठा करने की प्रणाली से मुक्ति पाइए। लिखिए इसको, अपने नोट्स तैयार कीजिए, फिर उनको ही बार बार पढ़िए। अब यदि मैं यहां एक क्वेश्चंस की बात करूं तो पहला वित्त आयोग तो खैर पूछा ही गया है, इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। एक बार सीधा क्वेश्चन आया था, SSC के अंदर आया था कि 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। सीधा क्वेश्चन आया था, सीधा डायरेक्ट। तो उसका आंसर था YV चौहान। 15वां वित्त आयोग 2021 से 2026 तक इसकी अवधि है। आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। इसके अध्यक्ष NK सिंह। जब ये बने थे तब ये क्वेश्चन आया था, पुराने पेपर उठा के देख लीजिए। 16वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष है अरविंद पनगडिया। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, कोई किंतु परंतु नहीं है इसके अंदर। इसका जो कार्यकाल रहेगा 2026 से 2031 तक। यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो डेट होती है ये होती है 1 अप्रैल 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक इसका कार्यकाल रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा फाइनेंस ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। क्लियर? रिपोर्ट क्या की है? केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41%। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना। इसके बगैर आपका पेपर नहीं बनेगा। ये एक अलग बात है कि आप जिस पेपर में बैठे, हो सकता है उसमें ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये इतनी बार आता है कि आप सोच नहीं सकते। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। 15वें वित्त आयोग ने भी 41% की सिफारिश की थी। ये जो 41% है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है आपने। ध्यान रखें ये चीजें, बिल्कुल भी नहीं। तो केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा जो है 41% है। ये कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान रखें। ये यदि ये गड़बड़ी कर गए तो कई स्टूडेंट आपसे आगे चले जाएंगे। यहां ये जो बात है, ये एक करंट से संबंधित, इसको मैं मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा। राज्यों को कितना धन दिया जाए टैक्स के माध्यम से, कितना पैसा दिया जाए, उनको कितना धन दिया जाए, इस संबंध में नया फार्मूला शामिल किया गया है। और ये जो नया फार्मूला है उसमें जो आधार रखा गया है, राज्यों का देश की GDP में योगदान। GDP आप जानते हो ये होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। आप अच्छे तरीके से इसको जानते हो, सकल घरेलू उत्पाद। इसका जो वेटेज है ये 10% है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राज्यों का देश की GDP में योगदान का वेटेज कितना है? 10%। ये बेहतरीन क्वेश्चन होगा आपके लिए, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगा दिया है, इसलिए गड़बड़ी मत कर देना। राज्यों का देश की GDP में योगदान, इससे क्या होगा? वे राज्य जिनका देश की GDP में ज्यादा योगदान है, उसको बढ़ाने में ज्यादा योगदान है, उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। आसान भाषा में कहूं तो जो ज्यादा अमीर होगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, ताकि वो आगे और बढ़ सके, ताकि उनके बीच में कोई समस्याएं ना आए। जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, ये जो दक्षिणी राज्य है,
ये डिमांड करते हैं कि उनका योगदान ज़्यादा है लेकिन उनको जो वितरण है उसमें हिस्सा कम मिलता है। तो समस्या का समाधान भी हो जाएगा। ये बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना। ऐसे अमीर राज्य कौन से हैं जिनमें बढ़ेगा? वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मैंने सीक्वेंस में लिखाए हैं, इसलिए बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कर देना। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। क्लियर होगी बात सारी? अब ये नया फार्मूला, नया आधार शामिल किया है। और कौन कौन से आधार हैं? क्षेत्रफल, एरिया। यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्षेत्रफल में वेटेज जो था पहले 15% था, इसको घटाकर 10% कर दिया है। मतलब आपके राज्य का एरिया बड़ा है, इस संबंध में आपके वेटेज को कम किया गया है। जैसे राजस्थान, इसका एरिया ज्यादा है, तो अब आप समझ सकते हो यदि इसको घटाकर 10% कर दिया गया है तो राजस्थान को कम पूंजी मिलेगी, कम धन मिलेगा। समझ में आई बात सारी? क्लियर है आपके सामने? क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या देखी जाएगी, जनसंख्या, वन व पारिस्थितिकी, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, क्या योगदान है फॉरेस्ट के संबंध में, उनका पर्यावरण के संबंध में राज्य कितना काम कर रहा है, क्या कर रहा है, वो चीजें। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम देखी जाएगी। अब यहां आपके जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनेगा कि टैक्स के वितरण के संबंध में वित्त आयोग के कौन से आधार है, तो इसमें ये आधार लिख देगा, फिर वह कह देगा 1 व 2 सही, 2 व 3 सही, 3 व 4 सही, सभी सही, या कह देगा कौन सा आधार नहीं है, ये है। इस तरीके से मैक्सिमम ये वाला क्वेश्चन बनेगा, राज्यों का देश की जीडीपी में योगदान। मोस्ट है, गड़बड़ी मत कर देना। क्लियर? आइए, अभी जैसे मैंने बात कही, क्षेत्रफल के वेटेज को 15% से घटाकर 10% कर दिया गया तो राजस्थान को नुकसान होगा। कौन से राज्यों की राशि कम हो जाएगी? राजस्थान की। अब यहां राजस्थान के बच्चे विशेष रूप से 3 क्वेश्चन का ध्यान रखें। क्लियर? राजस्थान को कितनी राशि मिलेगी? अब 2025 में राजस्थान को जो राशि मिली थी वो 6.02%, 2025-26 की बात कर रहा हूं। 2025-26 में राजस्थान की राशि का जो हिस्सा था 6.02%, भूल के भी मत भूल जाना। 2026 में कम होकर कितना हो गया? 5.92%। राज्यों की राशि कम हो जाएगी 5.92%। ये आपके क्लियर होना चाहिए। और कितना घाटा लगा, कितनी कमी? 0.10%। ये तीसरा क्वेश्चन है। समझ में आई? ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल गड़बड़ी मत कर देना। तो 0.10% की कमी आपसे पूछा जा सकता है। 2025-26 में कितना हिस्सा था? 6.02%। 2026-27 में कितना हिस्सा है? 5.92%। क्या आपको नहीं लगता ये आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है? आप खुद सोचिए, ग्रेजुएट हो, खुद सोचिए। तो मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ये कितना पैसा मिलेगा ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 9.47 लाख करोड़, 9.5 लाख करोड़ के आसपास याद रखने के लिए आप कर सकते हो। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट आइए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है जो कि मेरिट तय करेंगे। हालांकि पेपर में आने वाले क्वेश्चन तो सारे ही हैं, लेकिन वित्त आयोग का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं मान के चलता हूं कि जिसका सिलेक्शन होता है उसकी जबान पर होता है वो, इसलिए मैंने कहा है आपको। तो ये तो आपको क्लियर ही होनी चाहिए, रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान करता है? सेमी जुडिशियल बॉडी। आप समझ सकते हो, मैंने अभी बताया है, आर्टिकल 280। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता वित्त आयोग के सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं, कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने योग्य व्यक्ति हो सकता है। वह व्यक्ति जिसे सरकार के वित्त और लेखा मामलों का विशेष ज्ञान हो, ये भी है। वित्तीय मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखने वाला व्यक्ति,
ये भी है। विदेशी व्यापार में विशेषज्ञता रखने वाला व्यक्ति, ये नहीं है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है नहीं है। नेक्स्ट, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र सरकार के बजट का प्रबंधन करना, शेयर बाजार को विनियमित करने के लिए। अब देखिए, शेयर बाजार को जो विनियमित करने का काम तो सेबी करती है, आप जानते हो, ये तो सेबी करती है। करों से प्राप्त शुद्ध आय के केंद्र और राज्य के बीच वितरण की सिफारिशें करना, सरकार के व्यय की निगरानी रखना, ये नहीं है। इसका सी। क्लियर? अब आपके सामने है ये क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल को हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग को गठित करने का प्रावधान है? ये है आपका ए ऑप्शन, आर्टिकल 243। क्लियर हुई बात सारी? आर्टिकल 243 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पैटर्न पर है। ये इसमें क्या डिमांड करता है आपसे? उस लिस्ट की डिमांड करता है। निम्न में से कौन वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा? कौन वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा? डॉक्टर मनमोहन सिंह, महावीर त्यागी, सी रंगराजन, विजय एल केलकर। आप जान सकते हो, इसका आंसर है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। यहां आपको कंफ्यूजिंग क्यों हो सकती है, ये मैं आपको बता दूं। ये मनमोहन सिंह जी है, ये भारत के वित्त सचिव भी रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी ये रहे थे। 1 रुपए के नोट पर जिसके हस्ताक्षर होते हैं, ये भारत के वित्त मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे। ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे। ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। क्लियर? मूल बातें मैंने आपको बताई है, लेकिन ये वित्त आयोग के कभी अध्यक्ष नहीं रहे। इसी कारण से ये कंफ्यूजिंग आ जाती है। तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है, ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट, इस क्वेश्चंस को मैं आपसे यही कहूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, मेरिट तय करने वाला क्वेश्चन है ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन से हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे? वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन से हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे? तो ध्यान रखें, अब तक जितने भी वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। उन 16 वित्त आयोग के अध्यक्षों में से केवल 2 ऐसे हैं जो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। आप खुद सोच सकते हो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी और डॉक्टर सी रंगराजन। शायद मेरी बात को आप समझ चुके होंगे। मेरी बातों को नज़रअंदाज मत करना। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ध्यान रखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये क्वेश्चंस करने के बाद में आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपके सामने होगा। आप विश्वास करें। तो इजाज़त चाहूँगा आप सभी से। दूसरे पार्ट में एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी बच्चे इसे देख रहे हैं उनसे एक अपील मैं करना चाहूँगा। वो अपील ये है कि इस लेक्चर को आप के जो भी ग्रुप है उसमें इसे शेयर करें, ताकि अन्य बच्चों को भी पता लग सके कि पढ़ना क्या होता है, कैसे पढ़ना होता है। तो इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।